नमस्कार मित्रों, आज से अपने चैनल पर प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना की तैयारी करवाई जाएगी। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में बात कर लेते हैं 1 या 2 मिनट। उसके बाद में हम आगे इसके जो मॉडल पेपर हैं उसको देखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें आपको गवर्नमेंट देने वाली है 1,25,000 रुपये देने वाली है ना। अब ये 1,25,000 रुपये आपको मिलेंगे तो वो ऐसे ही तो देंगे नहीं, है ना। भाई ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे किसी को भी। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये जो चैनल है ना, आपको क्या करवाएगा, तैयारी कैसे करेंगे हम उसको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन उठाकर नहीं लाएंगे। सबसे पहले हम इस अगस्त के महीने में आपका चैप्टर वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। और उस कड़ी में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान को। इसका जो 10th क्लास का प्रत्येक जो चैप्टर है ना, उसके MCQ आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ये आज से हमारा जो शुरू हो रहा है, सामाजिक विज्ञान हो रहा है, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ, उसके बाद में रीजनिंग। इस तरीके से चारों सब्जेक्ट हम टॉपिक वाइज फुल तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। तभी देखो दोस्तों, आपको वो इनाम, वो जो राशि है वो मिलेगी। अदरवाइज आप ऐसे कुछ भी पढ़ते रहे ना तो नहीं होगा। सिलेबस वाइज सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये चैनल आपका इसी में मदद करेगा। दूसरी बात, ये चैनल आपको देने वाला है टेस्ट। क्या देने वाला है दोस्तों? टेस्ट। बिल्कुल। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप मतलब अच्छी तैयारी कर भी रहे हो, आपको क्वेश्चन याद हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये चैनल हमारा ऐप भी है, तो उस ऐप में आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आपका होगा संडे को। कब होगा? प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट आपको जरूर देना है। हालांकि इसके आगे भी हम बात करेंगे, अभी संडे आने में थोड़ा सा टाइम है। और अगर कोई वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी टेंशन ना ले, वो पड़े रहेंगे वहाँ पर, तो आप कभी भी उनको दे सकते हो। लेकिन देना ही देना है जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, डेली वीडियो आपको 5 बजे मिलेगा। एक भी दिन अब ऐसा नहीं रहने वाला है जब वीडियो ना आए। तो आपकी तैयारी मतलब फुल तरीके से, अच्छी तरीके से होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन शायद ही इससे बाहर जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम इससे पहले भी तैयारी करवा चुके हैं। हमारे राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था, सर्वोदय विचार परीक्षा। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देखना। जब हमने तैयारी करवाई थी तो हमारे राजस्थान में लगभग 33 जिले थे उस समय। तो उनमें से लगभग मान के चलो 25 जिलों में हमारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने टॉप किया था अपने जिलों में। तो आप भी निश्चिंत होकर पढ़ें, आपके भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आगे अभी ये बातें ज़्यादा नहीं होगी, ये तो हमारा पहला वीडियो था इसीलिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज हम सामाजिक विज्ञान का ही देखेंगे। आज क्या, जब तक हमारा सामाजिक कवर नहीं होगा तब तक हम यही देखेंगे, क्योंकि हमें आलतू फालतू नहीं पढ़ना। सिलेबस के वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस कवर करना है। तभी देखो, हमें फिर राशि भी तो वही लेनी है ना, इतनी बड़ी। तो उसके लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तो आपको याद रखना है तुर्की। भाई एक यूरोप नाम एक महाद्वीप है, उसमें कई सारे देश हैं, तो उसमें से सबसे खराब देश माना जाता है तुर्की। तो इसी को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं। भाई अपना कोई भी दोस्त है वो थोड़ा सा मरियल टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे मरीज यार, तो ढंग से चलना, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो तुर्की जो है ना, वो भी वहाँ का एक ऐसा ही देश है। तो तुर्की क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज हो जाएगा। बहुत ही, ये तो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है, तो याद रखें। काउर कौन था? काउर एक, आपको बताएं, क्रांतिकारी था एक। अब लेकिन आपको ये बताना है कि ये कहाँ का था। कांट काउर का नाम आपने सुना होगा क्लास 10th में। तो कांट काउर जो था ये कहाँ का था? आप देखो यहाँ पर, आप बड़े बच्चे हो तो आपको कंफ्यूज भी करेंगे, है ना। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये सार्डिनिया पीटमांड का एक प्रधानमंत्री था। अब अगला ऑप्शन देखो, सार्डिनिया पीटमांड का सम्राट। यहाँ पर है प्रधानमंत्री और यहाँ पर है सम्राट। तो कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये प्रधानमंत्री था, ना कि सम्राट था, ठीक है। तो ये कौन था? कांट काउर सार्डिनिया पीटमांड का प्रधानमंत्री था। अब देखो यहाँ पर दे दिया ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, है ना। तो आपको दोनों तरीके से याद करना है कि ये सार्डिनिया पीटमांड का क्या था? प्रधानमंत्री था। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन है, मेरी ओन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जैसे हमारा राष्ट्रवाद का मतलब, तो कह रहा मैं इसमें ऐसी डिस्कस नहीं करनी। तो जो राष्ट्रवाद है ना, मतलब देश के प्रति लोगों का प्रेम जगाने के लिए कुछ तो कुछ करना होता है ना। जैसे हमारे जो सेना होती है, हम उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। तो वैसे ही जो फ्रांस था ना, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए वहाँ पर क्या प्रतीक लाया गया था? फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय, तो वो लाया गया था मेरियोन को, ठीक है ना। तो ये मेरियोन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस की प्रतीक थी ये, है ना। जैसे आज हमारी भारत माता प्रतीक है, अशोक स्तंभ हमारा प्रतीक है, तो वैसे ही ये वहाँ का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप आपने नाम सुना होगा, यंग इटली। इनमें कंफ्यूज मत होना, यंग इटली अलग है, यंग यूरोप अलग है, ठीक है ना। तो यंग यूरोप एक तरीके से, यूरोप ना लड़का है ना भाई। यूरोप ये पुल्लिंग में तो आता है ना यूरोप, और इटली स्त्रीलिंग में गया। तो इटली क्या, ये यूरोप जो है ना, ऐसे याद कर लेना। ये इसका जो मतलब आंसर होगा मेजिनी होगा। तो मेजिनी में देखो, इसको ऐसे लिख देंगे हम, मे जीना,
मतलब मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना ऐसा कुछ करके, तो मैं जीना चाहता हूँ भाई। अब जो जवान होगा वही तो कहेगा ऐसी बात कि मैं जीना चाहता हूँ। मान लो कोई बूढ़ा है तो वो तो बेचारा मरने वाला है, तो वो तो क्या ही कहेगा कि मैं जीऊँगा। तो जो यंग है वो क्या कहेगा, मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं जीनी, ऐसे याद कर लेना आप। यंग यूरोप की स्थापना किसने की, मैं जीनी ने की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी क्या है। कार्बोनरी, कार्बोनरी एक संगठन था, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया। बताओ कहाँ का संगठन था, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आपको कंफ्यूज करेंगे वो। तो आपको बताना है कि ये बताओ कार्बोनरी कहाँ का मतलब संगठन था। तो वो था इटली का। कहाँ का संगठन था, इटली का संगठन था कार्बोनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद में फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। इसमें भी आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज किस तरीके से कर दिया, इस तरीके से भाई देखो, फ्रांस की जो मेन क्रांति थी वो 1789 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर एक तरीके से लोकतंत्र टाइप का शासन आ गया था। तो कई सारे बच्चे ऐसा ही सोच के कि हाँ यार क्रांति के बाद तो लोकतंत्र आ गया था वहाँ पर, लेकिन ये पूछ रहे हैं 1830 की क्रांति। ठीक है ना, मेन क्रांति तो 1789 में हो गई थी, लेकिन ये 1830 की पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब 1830 की क्रांति हुई थी, इसमें उनका क्या आ गया था, निरंकुश राजतंत्र, यहाँ पर उनका शासन आ गया था, यानी कि राजा का वापस यहाँ पर शासन आ गया था। तो जरूर यहाँ पर याद रखें। इस तरीके से हमें एक एक जो बारीकी से हमें पढ़ना है, जब भी हमारा वहाँ पर सिलेक्शन होगा भाई। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। मतलब जो पूरा यूरोप महाद्वीप है ना, उसमें एक देश ऐसा है यहाँ पर जिनकी सभ्यता मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट इसी देश की सभ्यता थी वहाँ पर, तो वो होता है यूनान। यूनान की सभ्यता हमने पढ़ी भी है, इसीलिए इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना कब की गई थी, पूछ रहे हैं आपसे। यंग इटली की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 31 में। लेकिन देखो कन्फ्यूज कर दिया, 1931 या 1831, बताओ। 1831 में कब की थी यंग इटली की स्थापना, 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी, है ना, ऐसे याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन, कौन सा एक्ट है, एक्ट का मतलब होता है कानून। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस साल पारित हुआ था, याद रखना है आपको 1707 में। देखो कंफ्यूज कर दिया 1807 या 1707, तो आपको याद रखना है 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जो है पारित किया गया था। और जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको और भी जो है अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा, आपको ये पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी मतलब आपको याद हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो टेस्ट जरूर देना, आगे हम उसकी बात कर लेंगे अगले वीडियोज़ में। इटली के एकीकरण का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं। मतलब इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान, मतलब भाई भगवान कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा योगदान इसी ने दिया होगा। तो बताओ किसे बोलते हैं, तो वो हो जाएगा मेजिनी। तो ये जो मेजिनी था, इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। किसको बोलते हैं, मेजिनी। अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना कब की थी। अभी हमने देखा 1831 में, कब की थी, 1831 में, याद कर लिया बिल्कुल। एक और याद करना है कि बताओ ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है जूसेप मैत्सिनी, यहाँ पर ट नहीं है त है, खैर आप तो याद कर ही लोगे। जूसेप मैत्सिनी ने क्या की थी, यंग इटली की स्थापना की थी। और यंग यूरोप की किसने की थी, मेजिनी ने की थी। मैं जीना चाहता हूँ, यूरोप ने कहा, क्या कहा कि मैं जीना चाहता हूँ। और यंग इटली की स्थापना की थी मैत्सिनी ने, किसने की थी, मैत्सिनी ने, जूसेप मैत्सिनी ने की थी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, सेडाओ का युद्ध हुआ था, इसमें कौन हारा था, आपको ये बताना है। तो इसमें आ रहा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया अलग होता है और ऑस्ट्रिया अलग होता है, ये थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया, इसलिए ये ऐसे आता है ऑस्ट्रिया। तो ये जो ऑस्ट्रिया था, ये सेडाओ के युद्ध में हार गया था, याद रख ले कोई। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, आपको ये बताना है। तो याद रखना है टीपू सुल्तान जो हमारे थे, इन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, तो उससे प्रभावित हुए और इन्होंने स्थापना की जैकोबिन क्लब की। किन्होंने, टीपू सुल्तान ने। 1789 में क्रांति हुई, कहाँ की, फ्रांस की। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई, हालांकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता पूछ ले। तो 1789 में हुई थी मेन क्रांति। तो बताओ इस समय यहाँ का राजा कौन था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। यहाँ का जब ये क्रांति हुई, इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर जो राजा का शासन था वो हट गया था। तो इसके मतलब जो लुई 16वां था ना भाई, 14 था, इसके बाद तो 15वां बना होगा, फिर 16वां बना होगा, 16वें के बाद तो कोई राजा ही नहीं बना फिर। तो लुई 16वां जो था, इस समय यहाँ का राजा था फ्रांस का, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आता है, आपके जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी पूछा जाता है, तो जरूर याद रखें। लुई 16वां, कौन था यह राजा यहाँ का, लुई 16वां। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो वो किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आपको याद रखना है सीडान।
कौन सा याद, सीडान युद्ध हुआ था। मतलब इसे याद कर लो भाई, डन। अब मतलब कोई युद्ध नहीं होगा, डन है, अब एकीकरण कर लेते हैं हम। ऐसे कुछ याद कर लेना, मतलब अपनी ट्रिक लगा लेना यार। तो सीडान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी मिल गया, एक हो गया। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था भाई, फ्रांस के लोग क्यों राजा के खिलाफ हो गए, ऐसा क्या ही कारण था, मेन कारण तो वो था दोस्तों निरंकुश शासन। भाई वो वहाँ का जो राजा था ना, वो जबरदस्ती शासन करता था, कुछ भी मतलब जनता को आए दिन पीटता रहता था। उसको लगा कि तो मतलब लगान बहुत ही ज़्यादा लेने हैं, तो पैसे लूटता था उनसे। इस तरीके से मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह शासन करता था। तो फिर मरता क्या नहीं करता, कहाँ तक वो सहते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठा ली, क्रांति कर ली। तो निरंकुश शासन फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होंगे, कैसे होंगे अभी समझाता हूँ। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है फ्रांस में महिलाओं को कब मिला। तो बच्चे क्या करेंगे, 1789, बिल्कुल राइट है। लेकिन ये गलत है, कैसे, बच्चे यही सोचेंगे भाई फ्रांस की क्रांति हो गई 1789 में, तो फिर वहीं से मिल गया होगा वोट देने का अधिकार, क्योंकि फिर तो लोकतंत्र का आ गया था, तो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया होगा। लेकिन गलत है, 1830 में क्रांति हुई थी तो फिर इसमें दे दिया होगा, नहीं इसमें भी नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा 1945। क्या होगा, 1945। तो अपने यहाँ पर पढ़ने का यही मजा है, आपका प्रत्येक जो डाउट है ना वो क्लियर किया जाएगा। 1945 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। तो जरूर याद रखें। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना, बहुत ही इसको स्टार लगा लो भाई आप। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है राइन संघ। कौन सा संघ है, राइन संघ की स्थापना किसने की थी, नेपोलियन ने। जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपका और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। बाद में तो जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, मेजिनी अभी हमने पढ़ाई था। ये भाई राइन तो है, नेपोलियन अभी हमने पढ़ा। यंग इटली वही मेथ्सिनी जो कि हमने। लाल कुर्ती गैरिबोल्डी था, हाँ अभी चलो और भी रिवीजन हो जाएगा। लाल कुर्ती दल की स्थापना गैरिबोल्डी। तो ये जो कार्बोनरी हैं इसकी स्थापना की थी, मतलब इसका संबंध है मेजिनी से। किससे है, मेजिनी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1804। ये तो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, ये 1804 में फ्रांस का राजा बन गया था, फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आज क्या है ना, हमारा पहला वीडियो था तो छोटा बना, आगे हम बड़े बड़े वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस इसी अगस्त के महीने में कोशिश करनी है कि पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह हम आगे बता देंगे कि आपको कहाँ पर मिलेगी, टेस्ट कैसे देना है, कहाँ पर देना है। अभी के लिए इतना ही। अब वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक वगैरह कर देना। आपका स्टेट का नाम जरूर लिखिए कमेंट में कि आप कौन से स्टेट से हो, कौन से राज्य से हो। और एक और बात करें कि कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हो मतलब। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।